हाँ बेटा, तो हमारा जो आज टॉपिक रहेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से एंड देन आगे हम बढ़ेंगे सिलेबस में। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो चार्जेस गिवन है, Q1 एंड Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस गिवन है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो मैंने दो चार्जेस ले लिए, ये ऐसे रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पर है Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पर है मेरा Q2। डायपोल नहीं, एक्चुअली चार्जेस हैं। तो इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वहाँ पर नेट पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा। तो मान लेते हैं कि पोटेंशियल जो है वो Q1 से r डिस्टेंस पर यहाँ पर जीरो हो रहा है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ क्रिएट करेगा और इसका पोटेंशियल जो यहाँ होगा वो टोटल समेशन कितना होना चाहिए, जीरो। मतलब टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 इट शुड बी जीरो एट दैट पॉइंट। तो जीरो इज इक्वल टू V1 ये क्रिएट करेगा तो K Q1 बाय ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा R, ये डिस्टेंस को आप D ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा D। ये टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, R है। तो प्लस K Q2 बाय रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा बेटा, R माइनस D, ठीक है। अब वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो K कॉमन, Q1 बाय D प्लस Q2 बाय R माइनस D इज इक्वल टू जीरो। Q1 कितना है बेटा, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई D मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस ये कितना है माइनस में, तो माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइड बाई R माइनस D इज इक्वल टू जीरो। इसको उधर ले जाएंगे, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइड बाई D इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइड बाई R माइनस D। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास। तो सॉल्व करने पे जो बचेगा बेटा मेरे पास R माइनस D बाई D इज इक्वल टू 3 बाई 5, ठीक है। यहाँ पर बचेगा R बाई D माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 5। अगर इसको और हम सॉल्व करें तो R माइनस D इज इक्वल टू 3 बाई 5 प्लस 1, तो R बाई D इज इक्वल टू 8 बाई 5, ठीक है। तो D की वैल्यू जाएगी 5R बाई 8 और R मुझे गिवन है कितना, 16। तो 5 इंटू 16 बाई 8 सॉल्व करने पे आएगा 10 सेंटीमीटर। तो एक तो होगा कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर। इसका एक और सोल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पर, कैसे वो हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे सोल्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो दूसरा सोल्यूशन कैसे पॉसिबल होगा। अभी मैंने कहा एज्यूम किया था मिड पॉइंट, मतलब कहीं पर भी एज्यूम कर लेते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच में। हो सकता है कि जो पोटेंशियल हो वो यहाँ से D डिस्टेंस पर जीरो हो, छोटे चार्ज से D डिस्टेंस पर इधर भी जीरो हो सकता है। तो अगर यहाँ जीरो होगा तो फिर से V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो। अब ये डिस्टेंस यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस D। तो माइनर सा चेंजेस आएगा बेटा यहाँ पर R प्लस D, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर D हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपके चेंजेस आएंगे, तो वो चेंजेस मैं फर्दर यहाँ से लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा K कॉमन, Q1 बाय R प्लस D प्लस Q2 बाय D इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम सॉल्व करें तो Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइड बाय R प्लस D माइनस ऑफ 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू जीरो। 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइड बाय R प्लस D इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय D। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी R प्लस D बाई D, R प्लस D बाई D इज इक्वल टू 5 बाई 3, R बाई D प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3। अगर इसे सॉल्व करें तो ये आएगा R बाई D इज इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1, R बाई D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 बाई 3। तो यहाँ पर D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3R बाई 2, R की वैल्यू 16 बाई 2, D ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। दो पॉइंट ऐसे होंगे बेटा जहां पर मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक Q1 से कितना डिस्टेंस पर बेटा, एक Q1 से 10 सेंटीमीटर पर, दूसरा Q2 से 24 सेंटीमीटर पर, ठीक है।
बेटा क्वेश्चन 2.2 में आपसे बोला गया है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, इस रेगुलर हेक्सागोन का साइड 10 सेंटीमीटर है और हर एक कॉर्नर पर 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। आपको सेंटर पर टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं हेक्सागोन बना देता हूँ। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है कि हर एक साइड जो है वो इक्वल लेंथ की रहेगी। तो रेगुलर हेक्सागोन बना दिया मैंने, इसके हर एक कॉर्नर पर क्यू चार्ज है, ठीक है। अब अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है, ये सेंटर पे हमें पोटेंशियल पता करना है और इसकी हमें साइड ए गिवन है, ये साइड भी है। हर एक साइड क्या होती है, सेम होगी, रेगुलर है। अब रेगुलर की में एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि ये जो कॉर्नर से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो भी साइड के इक्वल होती है। तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो यहाँ पर हर एक चार्ज अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो ऐसे कितने चार्जेस है बेटा, टोटल 6 चार्जेस है। तो टोटल जो पोटेंशियल होगा 6 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू 1 चार्ज। तो एक चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर, आर मेरा एक इक्वल है। तो अगर हम पुट करें वैल्यू तो 6 के की वैल्यू कितनी बेटा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है बेटा 5, माइक्रो को कुलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 6 के क्यू बाय आर, आर कितना बेटा 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्व करने पर फाइनली मुझे आंसर आ जाएगा -6 से -4 कैंसिल आउट हो, -6 कैंसिल आउट हो, -4 बचा, -4 से ये कैंसिल आउट हुआ आपका, तो +5 बचा, +5 से गया तो 10 टू द पावर 4, ठीक है। और यहाँ बचेगा मेरे पास 6 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है, वोल्ट। इतना पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट होगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे बोला गया है कि मेरे पास 2 चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। इस सिस्टम की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है बेटा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा मिड पॉइंट की अगर हम बात करें तो मिड पॉइंट पे हमेशा इस लाइन पर, याद करो हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट कर दूं, क्या क्रिएट कर दूं मैं यहाँ पर एक ऐसा प्लेन, ठीक है, ऐसे ये जो प्लेन है इसके मिड पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। कहाँ से क्रॉस हो रहा है, मिड पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। अगर मैं एक प्लेन क्रिएट कर देता हूँ, ये जो प्लेन है अगर मिड पॉइंट से क्रॉस होता है, इस तरह से मिड पॉइंट से क्रॉस हो रहा है, तो इस प्लेन के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो इस सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं तो आंसर क्या होगा, तो इसमें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी प्लेन होगी, जो कहाँ से क्रॉस होगी बेटा, मिड पॉइंट से क्रॉस होगी और इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मैं इसको ए बी एज्यूम कर लेता हूँ तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट, करेक्ट। तो ये तो क्या हो गया, हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। फिर सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो हमें पता है बेटा कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हमें पता भी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव पर। तो यहाँ पर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया क्या, द प्लेन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ प्लेन passes through the midpoint of AB and perpendicular to it। और सेकंड का जो आंसर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इस प्लेन के क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी, करेक्ट। तो आपसे कहा गया बेटा कि मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इस पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। और एक कंडक्टिंग स्फीयर है। आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट ऑन दिस स्फीयर, इनसाइड दिस स्फीयर एंड आउटसाइड दिस स्फीयर, ठीक है। और आउटसाइड दिस स्फीयर क्या है, पॉइंट r इक्वल टू 18 सेंटीमीटर पर। रेडियस हमें गिवन है कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड अगर हम बात करते हैं बेटा, कोई भी अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। कैसे पता किया था हमने, याद करो मैं गॉसियन सरफेस बनाता था फर्स्ट चैप्टर। इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर हम इनसाइड की बात करते हैं
इनसाइड, तो जो फ्लक्स होता है वो होता है बेटा क्यूइंग बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ए। सिंस क्यूइंग क्या है बेटा 0 है, तो ई भी क्या हो जाएगा 0, तो ई इनसाइड जो होगा बेटा, इनसाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। अगर जस्ट आउटसाइड की बात करते हैं हम, तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जस्ट, या जस्ट का मतलब ऑन होता है। ठीक है, तो होती के क्यू बाय आर स्क्वायर। के कितना है बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर 144 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, 12 का स्क्वायर। अगर मैं आउटसाइड की बात करता हूँ बेटा, आउटसाइड, तो आउटसाइड जो होता है मेरे पास के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर होता है, वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू मुझे 18 गिवन है, तो 18 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास इनसाइड जस्ट आउटसाइड एंड आउटसाइड दिस स्फीयर इंटेंसिटी कितनी होगी, वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चंस किए थे पोटेंशियल बेस्ड क्वेश्चन थे, अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं बेटा वो होगा हमारा कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। तो जनरली बेटा एक नई टर्म आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी और कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटी का मतलब का आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वाटर बोतल है जो 1 लीटर का है, ठीक है, मेरे पास सपोज करो कि एक वाटर बोतल है और ये 1 लीटर का वाटर बोतल है। अगर मैं इसमें पानी डालता हूँ तो कितना आ पाएगा बेटा 1 लीटर ही आ पाएगा। अगर मैं 1 लीटर से ज्यादा पानी दूंगा तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट कंडक्टर में भी वर्क करता है। हर एक जो कंडक्टर होता है बेटा उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज लेने की एक कैपेसिटी होती है कि कितना चार्ज ले सकता है। अगर मैं उस कंडक्टर को उससे ज्यादा चार्ज दूंगा तो यहाँ पर भी क्या होता है, ओवरफ्लो वाली कंडीशन बन जाती है। ठीक है, इसी ओवरफ्लो वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। जिसमें हम चार्ज एडिशनल चार्ज होता है, ओवरफ्लो चार्ज होता है, उसको अर्थिंग करके अर्थ के अंदर पहुंचाते हैं। तो सिमिलरली हर एक कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की, और चार्ज जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं एनर्जी को होल्ड करने की, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस कैपेसिटी को बुलाता है क्या, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। किसी भी कंडक्टर के द्वारा चार्ज होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जनरली डेफिनेशन समझ लिया कैपेसिटी होती क्या है। अब बेटा अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है जनरली किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। देखो V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अगर मैंने रेडियस फिक्स कर दी किसी भी कंडक्टर की और के तो कांस्टेंट होता है, Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, मतलब बोल सकता हूँ कैपेसिटी चार्ज और जो पोटेंशियल होता है बेटा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं चार्ज बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। C is constant called कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है और कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर होता है। तो अगर बेटा C का फॉर्मूला देखें तो C कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको लगेगा कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन Q एंड डिपेंड्स ऑन V। बट एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं। कैपेसिटी ना Q पे डिपेंड करती है ना ही V पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये डिपेंड करती है तो कंडक्टर के साइज की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वाटर बॉटल लेता हूँ, ठीक है, तो वाटर का फिल करना किस पे डिपेंड करता है, कितना वाटर आएगा, इसके साइज पर। ठीक है, इसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी मैंने कौन सा मटेरियल यूज किया। अगर मैंने साइज सेम रखा है तो कैपेसिटी सेम रहेगी, साइज बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा, साइज कम करूंगा तो कैपेसिटी कम होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो कैपेसिटी होता है कंडक्टर का ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल का, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, उसके
कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब उसके शेप पे या साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, चले अब वो कैसे डिपेंड करता है उसको समझते हैं। अगर हम इसका एसआई यूनिट निकालें तो एसआई यूनिट जो होगी कूलम पर वोल्ट हो जाएगी, जिसको यहाँ पर फेरेड भी कहा जाता है और सिंबल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी का जो एसआई यूनिट होता है बेटा क्या होता है, कूलम पर वोल्ट या फिर फेरेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्लियर होना चाहिए कैपेसिटी होती क्या है। ठीक, तो अब अगर हम बेटा यहाँ पर बात करें कैपेसिटी में, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें कैपेसिटी कैलकुलेट करनी होती है वो होती है कंडक्टर की। तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर इस तरह से, जिसका रेडियस कितना है r है, इस पर चार्ज कितना दिया q दिया मैंने, और पोटेंशियल कितना हो गया इसका v हो गया। अब कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो कैपेसिटी होती है वो होती है q/v। नाउ v इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है बेटा, kq/r। अगर वैल्यू में पुट करता हूं तो q डिवाइड बाय kq/r, इससे कैंसिल आउट हुआ तो c की वैल्यू हो जाएगी r/k, और k क्या होता है मेरे पास 1/4πε0, तो c हो जाएगा 4πε0 इंटू r। दिस इज द कैपेसिटी। अब आपको एक्चुअल पता चलेगा कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। तो कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और रेडियस मतलब साइज। अगर मैं कंडक्टर का साइज बढ़ा दूंगा तो उसका कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर Q और V पे डिपेंड नहीं करती, इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, वो साइज पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर मैं R बढ़ा देता हूँ तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट, मेरा कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्टर के शेप पर। अब याद करो, अगर मैं मीडियम डाल देता हूँ आसपास, यहाँ पर सपोज करो डायलेक्ट्रिक मीडियम होता, तो यहाँ पर आता 1/4πε इंटू के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो एक के ऊपर जाता। तो ये जो कैपेसिटी निकाली मैंने एयर में कैलकुलेट की, तो मीडियम में जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4πε0 के इंटू आर। तो मीडियम में जो कैपेसिटी होती है वो के टाइम्स ऑफ कैपेसिटी इन एयर में होती है। ठीक है, तो मीडियम डालने पर यहाँ पर कैपेसिटी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। करेक्ट, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटी हम देखेंगे डिफरेंट कंडक्टर की, और एक और टेक्निक यूज की आती है जिसमें बिना शेप बढ़ा, जिस साइज अगर मैं कैपेसिटी बढ़ाना है तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, साइज बढ़ाना पड़ेगा। बट नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मैं बिना साइज बढ़ाए कैपेसिटी किस तरह से इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके।